कल हमने देखा था हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में गद्य विभाग और किस तरह से अंक का विभाजन किया गया है और किस तरह से पेपर में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में कल के सेशन में हमने जानकारी देखी थी। और विभाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 में 20 मार्क के लिए यानी 20 अंक के लिए गद्य विभाग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपको बताया था कि 2 पठित गद्यांश पूछे जाते हैं और 2 पठित गद्यांश में प्रश्न क्रमांक 1 में आकलन संजाल पूर्ण कीजिए, दूसरे में आकलन संजाल पूर्ण कीजिए और जो तीसरा प्रश्न पूछते हैं उसमें शब्द संपदा और शब्द संपदा हमने कल देखे थे, जैसे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, विग्रह, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, विराम चिन्ह और उसके बाद में स्वमत के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में गद्य विभाग में 8 अंक के लिए परिचित पूछा जाता है। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक 1 में 8 अंक के लिए दूसरा परिचित पूछा जाता है, जो रहता है पठित, और किताब में से ही कोई भी एक पहली इकाई रहो या दूसरी इकाई रहो, उसमें से कौन सा ही पाठ आपको परिचित के लिए पूछा जाता है। और उसी कृति भी उसी तरह से है जैसा परिच्छेद 2 में पहला प्रश्न रहता है आकलन कृति, दूसरा प्रश्न रहता है आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए, तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है शब्द संपदा और चौथा जो प्रश्न रहता है वो है समत अभिव्यक्ति। यानी पठित 8 अंक प्लस 8 अंक, पठित परिच्छेद 16 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। और 4 अंक के लिए जो परिच्छेद रहता है वो अपठित रहता है। इस तरह से 20 अंक का आपका 20 अंक का आपका पठित परिच्छेद रहता है और उसे विभाग 1 कहते हैं। अपठित में थोड़ी सी मैं एक बार जानकारी देता हूँ, फिर अपने सेशन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अपठित परिच्छेद जो रहता है, जो हमने किताबों से नहीं पढ़ा होता है, जो परिच्छेद रहता है किताब के बाहर में से आता है और वो परिच्छेद हमें पढ़ना होता है। परिच्छेद में क्या दिया है उसके बारे में सोचना होता है और जो सवाल दिए हैं वो सवाल के सही उत्तर हमें एग्जाम में लिखना होता है। उसमें भी प्रश्न क्रमांक 1 में आकलन कृति आता है। आकलन कृति में आपको 4 चौकट दिए जाते हैं या नहीं तो 2 चौकट दिए जाते हैं, नहीं तो एक वाक्य में उत्तर भी आपको पूछते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति यानी आपके खुद के विचार वहां पे पेपर में आपको लिखना होता है। यानी स्वमत 20 अंक का जो गद्य विभाग रहता है, स्वमत 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। जो स्वमत के जो मार्क है आपके हिंदी के मार्क बढ़ाने के साथ साथ आपके 90 के परसेंटेज बढ़ाने में भी आपकी मदद करते हैं। इसीलिए स्वमत के जो क्वेश्चन आते हैं वो स्वमत के क्वेश्चन आपके विचार और परिच्छेद में से ही जो विचार दिए रहते उसी में से पूछे जाते हैं। तो पेपर में अनिवार्य है कि स्वमत के क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। इस तरह से विभाग 1 के बारे में हमने कल देखा था। आज विभाग 2 है और विभाग 2 में पद्य विश्लेषण। पद्य यानी क्या होता है? कविता। हमारे 9वीं कक्षा में पहली इकाई में और दूसरी इकाई में कविता दी गई है। तो पहली इकाई परीक्षा में जब आपकी फाइनल एग्जाम होती है तो पहली इकाई में से भी कोई कविता का पंक्ति आपको दिया जाता है
या दूसरी इकाई में से जितनी कविता है वो कविता में से कौन सी भी पंक्ति आपको एग्जाम के लिए पूछा जाता है। मैं अभी स्लाइड की ओर आता हूँ और आपको सविस्तर से जानकारी बताता हूँ। सॉरी सर, पण तुम्ही अजून स्लाइड शेअर नाही केली सर. हाँ हाँ, मी स्लाइड शेअर करत आहे. मी आता माहिती सांगत आहे सर. येस सर, ओके सॉरी सर. हाँ, तो मैं अभी स्लाइड से आपको विश्लेषण से मैं जानकारी बताता हूँ। जो विभाग 2 रहता है, विभाग 2 में पद्य विश्लेषण के बारे में ही पूछा जाता है। पद्य यानी क्या होता है? पोयम, कविता। जैसे 9वीं कक्षा में पहली इकाई में 3 या 4 कविता दी गई है, 3 या 4 पाठ दिए गए हैं, 2 पूरक पठन दिए गए हैं। उसी तरह से दूसरी इकाई में भी 3 या 4 पद्य दिए हैं और लेसन जो है 5 लेसन दिए यानी पद्य गद्य दिए हैं और 2 पूरक पठन दिए गए हैं। तो परीक्षा के लिए 9वीं के परीक्षा के लिए 12 अंक के लिए विभाग 2 में पद्य विश्लेषण पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें पद्य की जो पंक्ति है, पद्य की जो पंक्ति है उसे अच्छी तरह से पंक्ति को पढ़ना जरूरी होता है। तो आज हम देखने वाले हैं विभाग 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, पद्य विभाग, कक्षा 9वीं। तो पद्य विभाग की विभागनी इस प्रकार की गई है। विभाग 2 के लिए, पद्य विभाग के लिए सवाल पूछे जाते हैं और पद्य में एक जो आपको पंक्ति या कविता पूछी जाती है वो मध्ययुगीन रहती है और दूसरा जो कविता आपको आता है पेपर में वो आधुनिक रचना पर आधारित। इस तरह से 2 कविता एग्जाम के लिए दिया जाता है। एक जो पोएम रहती है, एक आधुनिक कविता है, उसमें से आपको एक कविता पूछा जाता है और दूसरी जो कविता रहती है वो मध्ययुगीन, उसमें से एक कविता आपको पूछा रहता है। जैसे हम किताब में देखते हैं, जैसे हिंदी की किताब में मध्ययुगीन कविता और आधुनिक कविता के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। जैसे चांदनी रात है वो है आधुनिक रचना पर आधारित कविता है। बाद में है किताबें, ये भी आधुनिक रचना के आधार पर कविता है। निर्माण के पावन युग, ये जो कविता दिया है वो मध्ययुगीन रचना के आधार पर है। उसके बाद में सिंधु का जल है, मध्ययुगीन कविता पर आधारित है। उसके बाद में स्वतंत्रता गान है, वो भी मध्ययुगीन रचना के आधार पर कविता है। तो आपको हिंदी विषय की अनुक्रमक क्रमानिका देखना है। पहली इकाई में कितने आधुनिक कविता है वो देखना है। पहली इकाई में कितने मध्ययुगीन कविता है वो आपको देखना है। उसके बाद में दूसरी इकाई में कितने आधुनिक कविता है और कितने मध्ययुगीन कविता है ये आपको देखना है और उसी तरह से आपको पढ़ाई करना है और पेपर लिखना है। तो ये हो गया विभाग 2 का पद्य में मध्ययुगीन और आधुनिक रचना पर आधारित कविताएं। बाद में है कृति।
कृति इस तरह से रहती है, सबसे पहले कविता का पंक्ति दिया रहता है और आपको प्रश्न ऐसा रहता है कि दिए गए पंक्ति को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इस तरह से सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको जो पंक्ति दिया है वो पंक्ति 2 या 3 बार सोचकर पढ़ना है और उस पंक्ति का क्या भावार्थ दिया है ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो शब्द संपदा में कृति में पहला प्रश्न जो रहता है आकलन कृति पे रहता है और आकलन कृति पे 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें एक प्रश्न रहता है, उसके 4 चौकट रहते हैं, या कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक प्रश्न दिया रहता है 2 चौकट में आपको उसका उत्तर लिखना होता है। बाद में जो दिया है शब्द संपदा, शब्द संपदा में पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, इसके बारे में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के उत्तर आपको पेपर में लिखना होता है। और तीसरा है, आपको तीसरा प्रश्न इस तरह से आता है, पंक्ति में पूछे गए कविता के 3 या 4 पंक्ति का भावार्थ लिखो। इस तरह से पहला जो प्रश्न आता है 6 मार्क के लिए, और जो कविता की पंक्ति पूछी जाती है वो पठित रहती है और किताबों में से ही आती है। पहली जो कविता आधुनिक रहेंगी तो दूसरी कविता मध्ययुगीन रचना के तौर पर पूछा जाता है। एक कविता आधुनिक रहती है परीक्षा के लिए तो दूसरी कविता आधुनिक। इस तरह से 8 धन 6 धन 6 12 मार्क के लिए दूसरा विभाग रहता है। जो पद्य विभाग रहता है 12 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। तो 12 अंक के लिए गुण 12 अंक है और समय 25 मिनट। इस 25 मिनट में आपको पेपर का नियोजन करना है। उसी नियोजन के अनुसार समय पे आपको पद्य विभाग है वो पेपर में लिखना है। क्योंकि बचा टाइम है, आपको कुछ आपका क्वेश्चन गलत हो गया या लाइन नहीं खींची, इसके लिए आपको बचे हुए 10-20 मार्क रखना है जब आपका 80 मार्क का पेपर होता है। तो इस तरह से आपको विभाग ने बताया पद्य विभाग का। पद्य विभाग में 12 अंक के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल जवाब पूछे जाते हैं और 2 कविता आती है कविता में से, और पठित कविता पूछी जाती है। एक कविता मध्ययुगीन कविता रहती है तो दूसरी कविता आधुनिक रचना पर आधारित कविता रहती है। और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2-1 में जैसे पहला क्वेश्चन आता है आकलन कृति, दूसरा प्रश्न आता है शब्द संपदा, तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है सरल अर्थ। बाद में गुण 2 अंक पहले प्रश्न के लिए दिए गए हैं, 2 अंक दूसरे प्रश्न के लिए दिए गए हैं, 2 अंक तीसरे प्रश्न के लिए दिए गए हैं। उसी तरह से दूसरा भी प्रश्न आता है, उसी तरह से उसको भी 2-2 अंक दिए जाते हैं। और 25 मिनट में आपको ये पद्य विभाग लिखना होता है। तो आगे चलते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं, हमें किस तरह से सॉल्यूशन करना है, लिखना है, पद्य विभाग किस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है, इसके बारे में हम विश्लेषण से देखेंगे। एक कविता का पैसेज लिया मैंने और इस तरह से आपको
परीक्षा में 6 मार्क के लिए पंक्ति, कविता की पंक्ति आती है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले कविता की पंक्ति अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में कविता का भावार्थ हमें बनाना है, स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण होने के बाद में हमें जो दिए गए सवाल है वो सवाल के आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न या पहली जो पद्य आपको आती है इस तरह से आती है। तो मैं कविता पढ़ता हूँ और थोड़ा सा इसका विश्लेषण करता हूँ, बाद में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पावन के झोंकों से। इस तरह से विभाग 2 पद्य विभाग में इस तरह से पंक्ति आपको पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको पोयम अच्छी तरह से पढ़ना है और क्वेश्चन आपको देखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति 1 आकलन कृति है। इसमें प्रश्न पूछा है, किरणों के खेलने का स्थान। किरणों के खेलने का स्थान हम कब बताएंगे? जब तक हमें पंक्ति का भावार्थ आता है, समझेगा नहीं तब तक हम प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो पंक्ति दिया है वो पंक्ति का थोड़ा सा भावार्थ विश्लेषण करना होता है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो जब आप पोयम पढ़ते हैं तो आपको पोयम के कवि का नाम भी ध्यान में रखना होना जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो कविता है, पहली इकाई में पहली जो कविता है चांदनी रात, और इस कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। जितने कविता दिया है वो कविता की पंक्ति आपको याद रहना जरूरी है, कविता के कवि का नाम याद रहना जरूरी होता है, और उसी तरह से कवि के कौन कवि है ये भी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो जो पंक्ति दी गई है कविता की वो पंक्ति है पहली इकाई, और कविता का नाम है चांदनी रात, और इस कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त। कविता की पंक्ति हमने पढ़ी है, परंतु इसका भावार्थ जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम कविता का आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसका थोड़ा सा भावार्थ हम विश्लेषण करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पावन के झोंकों से। तो इसका इस तरह से हम विश्लेषण करेंगे, भावार्थ देखेंगे। ये कविता का नाम है चांदनी रात, और इस कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, और इस कविता का भावार्थ विश्लेषण इस तरह से मैथिली शरण ने किया है। और कवि कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। चांदनी रात का विश्लेषण किया है इस कविता में
जैसे सवेरा होता है, सूरज निकलता है, दिन होता है, और दिन ढलने के बाद में, सूरज ढलने के बाद में रात में हमें क्या दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है। और चांद के बाजू में आकाश में हमें चांदनी दिखाई देती है। तो चांद के किरणें जमीन पर पड़ते हुए हमें प्रकाशमान दिखाई देता है, जो हम क्या आंखों से देखते हैं। तो कवि कहते हैं चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभामायान है, और बोल रही है कवि कि उसके चंचल किरणें खेल रही है जल और थल में। पानी और जमीन में क्या कर रहे, उसके चंचल किरणें खेल रही है। ऐसा मानो लगता है कि किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अकोलिया कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो जल और जमीन के साथ साथ खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है, और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। तो इस तरह से हमें क्या है, भावार्थ देखना है। पंक्ति का भावार्थ हमें स्पष्टीकरण करना है। जब तक हमें भावार्थ नहीं आता है तब तक हम क्वेश्चन का आंसर लिख नहीं सकते हैं। तो हमें भावार्थ भी समझ में आ गया है। इस पंक्ति में बोल रहे हैं कि चारों चंद्र के चंचल किरणें खेल रहे हैं जल और थल में, और स्वच्छ चांदनी इधर उधर क्या हुई है, बिछी हुई है, और धरती भी क्या कर रही है, पुलक प्रकट कर रही है, और जो घास है हरित तृणों से क्या हो गई, फैली हुई है, और हवा भी मंद पावन के झोंके से क्या कर रही है, झूम रही है। यही तक हमें भावार्थ समझ में आ गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। किरणों का खेलने का स्थान। तो किरणों का खेलने का स्थान क्या है? यहाँ पे दिया है किरणों का खेलने का स्थान जल और थल। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कविता की पंक्ति पढ़ना है और कविता देखना है। तो किरणों का खेलने का स्थान खेल रही है जल थल में। तो किरणों का किरणें खेल रही है जल थल में। तो किरणों का खेलने का स्थान है जल और थल। जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और आपको चौकट दिया है, संजाल दिया है, तो संजाल में ही आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। चौकट में ना लिखे और आंसर आपका बराबर भी होगा तो भी आपके आधा या 1 मार्क काट दिया जाता है। इसीलिए जब आप प्रश्न लिखते, प्रश्न के उत्तर लिखते, तो चौकट में ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। आगे चलते प्रश्न है, यहाँ फैली हुई है चांदनी। यहाँ फैली हुई है चांदनी। तो कहाँ कहाँ फैली हुई है चांदनी? तो हमें इसका आंसर देखना है। पाठ्य पुस्तक में पंक्ति देखना है। पृथ्वी पर और आकाश में चांदनी क्या हुई है, फैली हुई है। पृथ्वी और आकाश, अवनी और अंबर तल में क्या हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो पंक्ति अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको उसके आंसर वही मिलेंगे जब आपको भावार्थ या पंक्ति समझ में आएंगी। तो अवनी और अंबर या जमीन, और इसका उत्तर है जमीन पर और पृथ्वी में, आकाश में और पृथ्वी पर चांदनी फैली हुई है। आगे का क्वेश्चन दिया है, चांदनी रात की विशेषता।
हम पंक्ति देखेंगे। चांदनी रात की विशेषता क्या है? चांदनी रात की विशेषता है किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी। किरणों का खेलना और स्वच्छ चांदनी, जो उसका उत्तर हमें परिचय से ढूंढकर लिखना है। बहुत ही इजी है, पेपर में आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। इस तरह से संजाल पूर्ण कीजिए में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। उसके बाद में शब्द संपदा रहती है। तो शब्द संपदा में जैसे हमने देखे थे गद्य विभाग में समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेक शब्द, एक शब्द, ये शब्द शब्द संपदा में पूछे जाते हैं। इस तरह से 2 अंक के लिए आपको शब्द संपदा पद्य विभाग में भी पूछा जाता है, जिसका विश्लेषण हमने पिछले जो हमारा ये था गद्य विभाग उसमें किया था। उसी तरह से शब्द संपदा ही पद्य विभाग में ही 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तीसरा जो कृति रहती है भावार्थ। तीसरे कृति में भावार्थ में ये पूछा जाता है उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। जो आपको पंक्ति दिया है वो पंक्ति पढ़ना है, 3 या 4 पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना होता है। जैसे हमने पंक्ति ली, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो 2 अंक के लिए प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो पंक्ति दी है उस पंक्ति का, उस कविता का नाम क्या है। उसके बाद में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इस कविता के कवि का नाम क्या है। इसमें आपको आधा अंक मिलता है। बाद में आप भावार्थ का विश्लेषण करते हैं तो उसे 1 या 1.5 मार्क रहता है। विश्लेषण के लिए 1.5 मार्क दिया जाता है। जैसे मैं भावार्थ का विश्लेषण कर रहा हूँ, पंक्ति का विश्लेषण कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें कविता की पंक्ति के कविता के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे जो पंक्ति दी है उस पंक्ति के कविता का नाम है चांदनी रात। तो आपको इस तरह से लिखना है कि दिया गया कविता है वो चांदनी रात है और इस कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है। उन्होंने इस कविता में रात के चांदनी और चंद्र का विश्लेषण किया गया है और आपको आगे में 4 पंक्ति का विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण इस तरह से कर सकते हैं आप, चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो चंद्र की किरणें जलथल में खेल रही है और स्वच्छ चांदनी, जो चांदनी है वो स्वच्छ चांदनी है और पृथ्वी और आकाश में क्या कर रही है, तल रही है। इस तरह से आपको उसका विश्लेषण करना जरूरी होता है। इस तरह से 6 मार्क के लिए विभाग 2 में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही इजी है, इसीलिए आपको कविता अच्छी तरह से याद करना है, कवि के नाम को अच्छी तरह से याद करना है और कविता की जो पंक्ति है उसको भी अच्छी तरह से याद करना है। तो आप दिए गए सवाल के जवाब आसानी से लिख सकेंगे। आगे दिया है दूसरी पंक्ति, हम जो लेते हैं उसका उत्तर देखेंगे। उत्तर दिया गया है
उसका जो उत्तर दिया है, पहला जो हमने रिवीजन किया तो भी उसका उत्तर हम देखेंगे। कवि की कल्पना में चांदनी और रात, स्वच्छ और निस्तब्ध और स्वच्छ सुमंद क्या है, नियति नटी के अभी क्या चलती है, निरादन और स्वच्छंद। आगे चलते हैं दूसरी कविता की ओर। एक आपको आधुनिक कविता पूछी जाती है और दूसरी कौन सी, मध्ययुगीन कविता पूछी जाती है। तो दूसरी कविता हम देखने वाले हैं किताबें। तो कविता, दूसरी कविता किताबें ही। दूसरा जो प्रश्न आपको पूछा जाता है वो 6 अंक के लिए पूछा जाता है और उसकी भी कृति उसी तरह से होती है। आकलन 1, 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक और पद्यांश पढ़कर कविता के पंक्ति का अर्थ लिखो 2 अंक। इसी तरह से 6 अंक के लिए आपको दूसरी जो कृति है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम देखेंगे, दूसरी कविता है किताबें। किताबें झांकती है अक्सर। इस तरह से परीक्षा में, एग्जाम में आपको पंक्ति दिया जाता है जो पद्य में से रहता है। इस तरह से 2 पंक्ति दिया जाता है। जैसे हम किताबें के बारे में देखेंगे, किताबों के बारे में देखेंगे हम। किताबें जो कविता है, इसका मैंने ये नहीं किया है, परंतु मेरे पास किताब है। किताब से मैं थोड़ा सा आपको किताबें की एक पंक्ति का विश्लेषण करता हूँ। तो किताबें का विश्लेषण मैं करता हूँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस तरह से 6 या 8 लाइन की पंक्ति आपको पेपर में दिया जाता है। और ये जो पंक्ति है, ये है पहली इकाई, चौथी कविता है, किताबों में से दिया गया है। और इस कविता के जो कवि है गुलजार जी है, ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको पंक्ति दिया जाता है कृति 2 में और 6 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब आप पंक्ति यानी पद्य लिखते हैं तो पद्य की पंक्तियां अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी होता है। पंक्ति पढ़ने के बाद में एक एक शब्द का आपको भावार्थ भी आना होता है। जैसे दिया है इसका विश्लेषण, कविता का सरल अर्थ दिया है, विश्लेषण दिया है। कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र
मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अब इन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बंद अलमारी की ओर ऐसा लगता है वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता है। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, परंतु अब अक्सर। तो जो पंक्तियां मैंने पढ़ी उसका विश्लेषण भी यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से आपको विश्लेषण भी करना होता है। तो किताबें इसमें कविता में कवि गुलजार जी कहते हैं कि मोबाइल, संगणक, कंप्यूटर के कारण हम किताबों से दुश्मनी कर चुके हैं। जब हमारी उम्र पढ़ने की होती है तब हम मोबाइल से दोस्ती करते हैं, संगणक से दोस्ती करते हैं और किताबों से हम दूर दूर जा रहे हैं। हम अलमारी में जिस तरह से किताबें रखते हैं उस तरह से अलमारी में किताबों की तरफ नजर ही हमें नहीं जाती है। इसका किताबों का और मोबाइल का महत्व करते हुए कवि कहते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरह से लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे। तो उसका आंसर यह है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है वो है किताबें। देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द इस पंक्ति में दिया गया है तख्ती। किताबों में किस तरह से तख्ती है, इसका प्रश्न बनाया है। अब घर में नजर क्या नहीं आती है। बाद में उत्तर दिया है, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें। उत्तर दिया है, बेचैन रहना, नींद में चलना। कवि के संध्या काल बिताने के साधन पहले और अब। पहले है कवि का संध्या काल बिताने का साधन पुस्तकें, और अब है कवि का संध्या काल बिताने का साधन कंप्यूटर का पर्दा। और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, पंक्ति पढ़कर सवाल के पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तो आपको पंक्ति पढ़ना है और तीसरे प्रश्न में पंक्ति का भावार्थ लिखना होता है। और एक कविता का हम रिवीजन करेंगे और इस तरह से परीक्षा में आपको पंक्ति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कुछ डाउट रहेंगे तो हम क्लियर करेंगे। इस तरह से
प्रश्न पूछा जाता है 6 अंक के लिए। आपको जितनी भी कविता किताबों में दी है वो अच्छी तरह से पढ़ना है, पंक्ति का भावार्थ समझना है, और जब आपके एग्जाम रहेंगी तभी आपको उसके आंसर लिखना है। रिवीजन के लिए एक कविता और लेने वाले हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति में दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक नहीं न नाव हो, चोर का बहाव हो, आज गंगाधर पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, खग अतिश कल्पना यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कमान पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का विहान हो। तो विभाग 2 में प्रश्न क्रमांक 2 में आकलन कृति क्रमांक 2 में इस तरह से आपको कविता पूछी जाती है, पंक्ति दिया जाता है और पंक्तियां पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाब आपको देना होता है। तो हम इसका थोड़ा सा भावार्थ समझ लेंगे। दूसरी इकाई में जो अंतिम कविता दी गई है स्वतंत्रता गान, इसमें ये पंक्ति है और इस तरह से आपको परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें कवि ने बोला है, इसका थोड़ा सा पंक्ति का विश्लेषण करते हुए कहता हूं। इस कविता के जो कवि है गोपाल सिंह नेपाली और दूसरी इकाई 11वीं कविता स्वतंत्रता गान है, और जो पंक्ति दिया है वो पंक्ति का विश्लेषण इस तरह से है। कवि कहते हैं कि घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान है। तो हमें पंक्ति जो दिया होता है उस पंक्ति का भी विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा दे रहा है। यह दीपक देश व देशवासियों को नया सवेरा लाना चाहती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन प्रश्न हमें देखना है और किस तरह से आंसर हमें ढूंढना है ये देखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कृति पत्रिका प्रश्न क्रमांक 2 पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए।
आकलन कृति 1, कविता की पंक्तियों को उचित कर प्रश्न तख्ता पूर्ण कीजिए। कभी कभी इस तरह से भी परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे रहते हैं, पंक्ति रहती है, कोई पंक्ति पहले नंबर पर रहती है तो कोई पंक्ति तीसरे नंबर पर रहती है। तो कविता की पंक्ति आपको पढ़ना है और जो उचित, ताकि क्रम अनुसार हमें पंक्ति लगाना होता है। ऐसे भी प्रश्न 2 अंक के लिए आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरे जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में पद्य विभाग में, उत्तर दीजिए। आज द्वार द्वार पर यह नहीं बुझना चाहिए। दूसरा जो है, यह विहान लाने वाला दिया इसका है। तीसरा जो है, यह दिया देश और समाज पर ज्योति का यह है। चौथा जो प्रश्न है, यह दिया इसकी धारा पर रुकना नहीं चाहिए। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमें पंक्ति पढ़ना होता है। पंक्ति पढ़ने के बाद में उसका भावार्थ समझना होता है और सवाल के जवाब हम लिख सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, जैसे आकलन कृति जोड़ियां बनाए, अतीत, पुनीत, अनंत, विनीत, और जो पंक्तियां दिया है उसके पंक्ति के अनुसार सवाल के जवाब हमें ढूंढकर उसका योग्य उत्तर हमें लिखना होता है। और जो कृति 3 रहती है उसमें भावार्थ पूछा जाता है 2 अंक के लिए। विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या कविता के 4 पंक्ति पढ़कर कविता का भावार्थ लिखिए। इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है और आपको अच्छी तरह से कविता पढ़ना है, कविता का अर्थ समझना है, कठिन शब्द के अर्थ लिखना है और सवाल के जवाब जो पेपर में आते हैं सवाल के जवाब को लिखना है। तो इस तरह से एग्जाम में पद्य विभाग में 12 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 2 इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। तो मैंने कुछ नमूना आपको दिया, पंक्ति दिया और प्रश्न भी दिखाए और किस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होता है इसके बारे में बताया। अभी आपको कुछ डाउट है पंक्ति के बारे में या कविता के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। 4 या 5 मिनट बचे हैं।